हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विद सोनू चैनल में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। यहाँ से आप एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी देखने को मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण चैप्टर। सबसे पहले जान लेते हैं लाइट यानी कि प्रकाश क्या है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। मतलब कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। तो क्लियर हो गया, यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। लाइट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम यानी कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। तो लाइट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, मतलब प्रकाश के संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। एग्जाम में न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा और ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। तो लाइट शो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ल्यूमिनस बॉडीज यानी कि दीप्तिमान वस्तुएं किसे कहते हैं। तो ल्यूमिनस बॉडीज आर द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, मतलब कि दीप्तिमान वस्तुएं उन्हें कहते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है। क्लियर हो गया। ल्यूमिनस बॉडीज आर दैट ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, यानी कि ल्यूमिनस बॉडी किसे कहते हैं जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है, उसे ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। एग्जाम्पल सन हो गया, स्टार्स हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, कैंडल्स फ्लेम हो गया, ये सभी ल्यूमिनस बॉडीज के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज यानी कि अदीप्तमान वस्तुएं। तो नॉन ल्यूमिनस बॉडीज डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, दे आर सीन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस बॉडीज, यानी कि ऐसी बॉडीज जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती उसे नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं। ये क्या करते हैं, किसी दूसरे लाइट के रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि सन की लाइट जब चंद्रमा पे पड़ती है तो चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है, चंद्रमा का ऐसा लगता है कि ये चंद्रमा की ही रोशनी है, लेकिन वो मून की रोशनी नहीं रहती, वो हमें सूर्य की रोशनी दिखाई देती है जो रिफ्लेक्ट होकर किस पे पड़ती है, चंद्रमा पे पड़ती है। तो क्लियर हो गया। नॉन ल्यूमिनस बॉडीज ऐसे बॉडीज जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो किसी दूसरे की लाइट में रिफ्लेक्ट होकर के मतलब दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया। तो एग्जाम्पल आपको 1-2 याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल मीडियम यानी कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। द मटेरियल सब्सटेंसेस थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल आर कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम, मतलब ऐसा भौतिक पदार्थ जिसमें लाइट आसानी से ट्रेवल करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं, यानी कि प्रकाशीय माध्यम बोलते हैं। तो क्लियर हो गया, मतलब कि ऐसा मीडियम जहाँ पे लाइट ट्रेवल कर सकती है आसानी से, उसे हम ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। आसानी से ट्रेवल भी कर सकती है, कम ट्रेवल कर सकती है, या ट्रेवल करने में डिफिकल्टी भी आ सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, पारदर्शी माध्यम, यानी कि द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट पासेस कंप्लीटली एंड ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट जैसे आप कांच की गिलास देखते हैं जिसमें आप पानी पीते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि पानी भरा रहता है फिर भी आपको इस पार से उस पार दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम का एग्जाम्पल बोलेंगे। तो मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें लाइट पूरी तरह से इस पार से उस पार चली जाए, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी माध्यम बोलेंगे। क्लियर हो गया। वे पदार्थ जिनसे आर पार प्रकाश पूरी तरह से चला जाता है, वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
अब हम बात करते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम, अर्ध पारदर्शी। यहाँ पे डिफिनीशन में देखो लिखा हुआ है अर्ध पारदर्शी, मतलब ऐसा मीडियम जिसमें लाइट पूरी तरह से उस पार ना जा करके कुछ आंशिक रूप से उस पार चला जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट मीडियम बोलेंगे। तो द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट पासेस ओनली पार्शियली द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मीडियम, मतलब कि ऐसा मीडियम जिसमें लाइट पार्शियली मतलब कुछ पोर्शन ही लाइट का उस पार जा पाए और ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली रूप से ना दिखाई दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट मीडियम बोलेंगे। क्लियर हो गया। जैसे आप बोलते हैं फॉरेस्टेड ग्लास यानी कि धुंधला कांच, वुटर पेपर हो गया आपका, थिन क्लॉथ यानी कि बहुत पतला कपड़ा हो गया। अब हम बात करते हैं ओपैक बॉडीज। ओपैक बॉडीज मतलब अपारदर्शी पिंड, द सब्सटेंस थ्रू विच द लाइट डज नॉट पास ऑल कार्ड ओपैक बॉडीज, मतलब कि ऐसा मीडियम या ऐसा सब्सटेंस जहाँ पे लाइट बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट ना हो पाए, उसी को हम लोग ओपैक बॉडीज यानी कि अपारदर्शी पिंड बोलते हैं। जैसे कि दीवार हो गई, वॉल्स हो गए, तो क्या वॉल्स में हम इस पार से उस पार देख पाते हैं? आप बोलेंगे कुछ भी नहीं दिखता, तो ये एक प्रकार का ओपैक बॉडीज हो गया। बुक्स हो गया, मेटल्स हो गया, वुड्स हो गया, ये सभी ओपैक बॉडीज के एग्जाम्पल हैं। तो क्लियर हो गया होगा, ये भी पॉइंट्स आपको इसी में याद हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका आप फिगर भी बनाएंगे और अच्छे से लिखेंगे भी। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाएगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड गिव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया। डायरेक्ट पूछा जाएगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम लिखिए। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? When light falls on a smooth polished surface and returns back into the same medium, this phenomena is called reflection of light। क्लियर हो गया कि जब ये मान लेते हैं एक हमारे पास क्या मिरर है, स्मूथ सरफेस है और इसके एक साइड में क्या कर दिया है, लेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया गया है। नीचे साइड स्मूथ सरफेस था और एकदम उसमें लेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया गया। अब ये यहाँ से क्या कर रही है, एक स्पीड लाइट जा रही है और इससे रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जा रही है, और ये हमारा क्या है, एक प्रकार का नॉर्मल है। क्लियर हो गया। इमेज में आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे डिफिनीशन में लिखा है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस एंड रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्लियर हो गया। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस देन आफ्टर द स्ट्राइक इन द सेम मीडियम, मतलब टकरा करके मीडियम से पुनः उसी मीडियम में वापस लौट आएगी, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे है और ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल आई, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और यहाँ पे जो नॉर्मल और इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल आर बन रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर हो गया, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो फर्स्ट लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन कोण आई बराबर होता है आपतन कोण आर। ये आपको याद रखना है, ये शॉर्टकट लिखा हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर हो गया। और सेकेंड लॉ यानी कि दूसरा नियम क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि ये जो इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब ये सेम प्लेन में ही लाई करते हैं, एक ही दिशा तल में होते हैं। क्लियर हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि जब कोई लाइट किसी प्लेन मिरर पे पड़ती है तो टकरा करके उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इसी इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो नियम होते हैं। पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई
इक्वल टू एंगल आर हो जाता है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही सेम प्लेन में होते हैं। तो ये दोनों के दोनों मतलब ला भी आपको याद रखने हैं। ये इतना ही केवल आपको लिखना है तो आपके मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के टाइप भी दो प्रकार के हो जाते हैं, जैसे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बस आपके नॉलेज के लिए इसको पढ़ना है। जैसे कि व्हेन लाइट रेज फॉलिंग ऑन ए स्मूथ सरफेस आर रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। जैसे कि ऐसे लाइट आई, एक आपको सेम डायरेक्शन में वापस चली जा रही है। यहाँ पे देखिए ऐसे आई, ऐसे चली गई, एक फ्लो में चल रही है। लेकिन इरेगुलर में, इरेगुलर का मतलब हो गया अनियमित। इसमें नियमित एक सीक्वेंस में लाइट चलेगी, और इसमें एक नॉट सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस नहीं होगा, किधर से आएगी किधर से भी चली जाएगी। तो व्हेन लाइट रेज फॉलिंग ऑन अ रफ सरफेस आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब कि जब कोई लाइट किसी खुरदरी सतह पर पड़ती है तो वह किसी दूसरे मीडियम की ओर, मतलब किसी दूसरे डायरेक्शन की ओर भी रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे चिकनी सतह होती है, प्लेन मिरर होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और यहाँ पे क्या होता है, खुरदुरी सतह होती है, यानी कि जैसे कि वाल हो गए, दीवार हो गई आपके, और यहाँ पे इसीलिए क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज, सभी को पढ़ेंगे अच्छे से। तो पहले जानते हैं इमेज क्या होता है। तो एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब आप आसान लैंग्वेज में समझिए कि जब कोई लाइट किसी मिरर से टकरा करके किसी पॉइंट पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। क्लियर हो गया। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर्स टू मीट, यानी कि किसी जगह पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन होने के बाद, और रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन होने के बाद। क्लियर हो गया। तो इमेज की डिफिनीशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई। हिंदी में देख लीजिए एक बार, जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो बनने वाले प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के हो जाते हैं, इमेज टू टाइप के हो जाते हैं, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वहीं से ये डिफिनीशन बनी हुई है, देखिएगा बहुत ही आसान। A real image is formed when the reflected or refracted light rays actually meet। रियल का मतलब रियली मीट आप यहाँ लिख सकते हैं, या एक्चुअली मीट लिख दीजिए, दोनों ही पॉइंट आपका सही हो जाएगा। तो a real image is formed when the reflected light rays एक्चुअली मीट, मतलब जब कोई लाइट किसी मिरर से टकरा करके किसी पॉइंट पे एक्चुअली मीट करती है, यानी कि रियली मीट करती हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। क्लियर हो गया। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इससे स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जनरली इन्वर्टेड, और ये जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, यानी कि उल्टी बनेगी। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं वर्चुअल का मतलब हो जाता है आभासी। A virtual image is formed when the reflected ray or reflected light ray appears to meet at a point। मतलब आसान लैंग्वेज में समझिए, जब कोई लाइट किसी मिरर से टकरा करके किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्लियर हो गया। मतलब यहाँ पे रियल इमेज नहीं बनती है, इमेजनरी इमेज बनती है, जिसे हम डैश 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 करके दिखाते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, वर्चुअल इमेज कहलाता है। क्लियर हो गया। जब परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब बनने वाले प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, मतलब किसी पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। जनरली इरेक्ट, यानी कि जो वर्चुअल इमेज बनती है कैसी होती है, इरेक्ट यानी कि सीधी होती हैं, और जो रियल इमेज बनती है वो कैसे बनती हैं, मतलब उल्टी होती हैं। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं
इन्वर्टेड इमेज क्या होती है। इन्वर्टेड का मतलब हो गया उल्टा प्रतिबिंब। क्लियर हो गया। एन इमेज इन विच द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट आर रिवर्स्ड इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज। यानी कि कोई वस्तु सीधी रखी हुई है और अगर वह वस्तु उल्टी हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज बोलेंगे, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बोलेंगे। क्लियर हो गया। ये पॉइंट्स आपको ये फिगर में भी आप आसानी से देख करके समझ सकते हैं। जैसे एरो का सिंबल यहाँ पे ऊपर साइड है और यहाँ पे कहाँ किस साइड हो गया, नीचे की साइड हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं लैटरली इन्वर्टेड इमेज। लैटरली के यानी कि पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब। An image in which the left side of the object appears as the right side and the right side appears as the left side is called laterally inverted। यानी कि आप आसान लैंग्वेज में समझ लीजिए कि लैटरली इन्वर्टेड इमेज क्या होता है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन दिखने लगे और किसी ऑब्जेक्ट का राइट पोर्शन लेफ्ट पोर्शन दिखने लगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बोलेंगे। क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए राइट साइड में थंब है और इस इमेज में क्या हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया। क्लियर हो गया। यहाँ पे लेफ्ट साइड में ए है और यहाँ पे राइट साइड में क्या हो गया, ए हो गया। तो क्लियर हो गया। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर क्या होता है, जिसे आप हिंदी में समतल दर्पण कहते हैं। तो आप प्लेन मिरर इज ए स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट रेगुलरली। मतलब कि समतल दर्पण एक चिकनी समतल और पॉलिश की हुई सतह है जो प्रकाश का नियमित परावर्तन करती है। नियमित यानी कि रेगुलेशन, रेगुलरली। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था नियमित वाला, नियमित और अनियमित रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 टाइप्स पढ़े थे, वही लिखा हुआ है। तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आप एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि आपसे पूछा जाए कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। ये वर्चुअल का मतलब हो गया आभासी और इरेक्ट का मतलब हो गया सीधा। क्लियर हो गया। तो इमेज इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और द इमेज इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट रहेगी हमारी उतनी ही बड़ी हमारी इमेज बनेगी। जैसे कि 5 फीट का कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज यानी कि उसकी प्रतिबिंब भी 5 फीट की ही बनेगी। क्लियर हो गया। तो द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब कि आसान लैंग्वेज में समझिए कि जितनी दूर पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है उतनी ही दूर पर उसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। जैसे कि 5 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो उसकी इमेज मिरर के पीछे साइड 5 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी। क्लियर हो गया। बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, यानी कि जो इमेज बनता है कैसा होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है, यानी कि सीधा बनता है। पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा का मतलब है कि लेफ्ट का पोर्शन राइट साइड दिखेगा। क्लियर हो गया। और द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन वर्चुअल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी इमेज वर्चुअल बन रहा है तो उसे ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन पे कभी भी नहीं लिया जा सकता, यानी कि पर्दे पे कभी भी नहीं लिया जा सकता। तो कुछ पॉइंट आप याद रखने हैं, जैसे कि कोई इमेज वर्चुअल बनती है तो उसे कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, मतलब उसे स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता। अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण के उपयोग। यूजेज एज लुकिंग मिरर, ड्रेसिंग मिरर। आप इसे लुकिंग मिरर या ड्रेसिंग मिरर भी बोल सकते हैं। यूज्ड इन पेरिस्कोप, यानी कि पेरिस्कोप में इसका उपयोग किया जाता है। यूज्ड इन कार्डिलोस्कोप, यानी कि कार्डिलोस्कोप में इसका प्रयोग किया जाता है। और यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, यानी कि प्रकाशीय यंत्रों और अनेक वैज्ञानिकों में इसका प्रयोग किया जाता है। और यूज्ड इन सोलर कुकर्स टू रिफ्लेक्ट सनलाइट, और सोलर कुकर में भी सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यूजेज ऑफ प्लेन मिरर भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर
हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। मतलब कि स्फेरिकल मिरर ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, एक गोले की तरह होता है। तो गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह एक गोले का एक भाग होता है। तो क्लियर हो गया। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के हो जाते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण क्या होता है, अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। क्लियर हो गया। तो अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। मतलब जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बाहर की ओर उठा हुआ होता है। जैसे कि इस साइड से लाइट जाएगी तो इसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो याद रखना है आपको, इसमें इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर, यानी कि ये क्या करता है, इमेज को डाइवर्ज कर देता है। इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डेमनिस्ड इमेज। यह हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है यानी कि सीधा इमेज बनाता है, और डेमनिस्ड यानी कि वस्तु से छोटा इमेज बनाता है। हमेशा सीधा बनाएगा और वस्तु से छोटा बनाएगा, और बिहाइंड द मिरर यानी कि मिरर के पीछे बनाएगा। इट हैज़ वाइड फील्ड ऑफ व्यू, मतलब वाइड फील्ड ऑफ व्यू होता है इसमें। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण क्या होता है। अ कॉनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। उसमें कर्व्ड आउटवर्ड था और इसमें कर्व्ड यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होगा इनवर्ड यानी कि अंदर की ओर होगा। आप यहाँ से देख रहे हैं, यानी कि आप सीधा सीधा याद रखिए, जिसमें पेंट ऊपर की ओर लगा रहे उसे हम कॉनकेव मिरर कहेंगे, जिसमें पेंट नीचे की ओर लगा रहेगा वो समझ लीजिए कि कॉन्वेक्स हो जाएगा। पेंट यानी कि ये जो लेड ऑक्साइड का परत चढ़ाई जाती है इसमें। तो याद हो गया। इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर, ये कन्वर्जिंग मिरर है, ये किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। इट कैन बी फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड, या हमेशा रियल इमेज बनाता है और इन्वर्टेड हमेशा रियल नहीं बनाता, ध्यान दीजिएगा। इसके लास्ट केस में अभी इन्वर्टेड मतलब वर्चुअल इमेज भी बनाता है। अभी जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि ये वर्चुअल और रियल दोनों इमेज बनाता है। फिर द नेचर साइज पोजीशन ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि उसकी नेचर यानी कि साइज और उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। आप यहाँ से ये फिगर देख लीजिए, ये हमारा कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है और मिरर के मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। मिरर के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। इसे पी से डिनोट करते हैं। और जैसे आप ये क्या है, मिरर कॉनकेव मिरर है, तो मिरर किसी स्फेरिकल मिरर का पोर्शन होता है। तो जैसे ही आप इस स्फीयर को बनाएंगे इस प्रकार से, ये बड़ा सा स्फीयर बनेगा। तो ये यहाँ पे ये क्या है, सी इसका इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पी क्या है, पोल है और एफ क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। तो याद रखना है। और अगर सेंटर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस, भाई अगर एक सर्किल होता है, इसका सेंटर होता है, सेंटर और सरफेस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो अगर हम सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्लियर हो गया। और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। यही डिफिनीशंस नीचे लिखी हुई हैं, इनको हम लोग समझते हैं। जैसे कि पोल किसे कहते हैं, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज पोल। दर्पण के बीच के बिंदु को यानी कि मध्य सतह को क्या बोलते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव बोलते हैं। इसे पी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र क्या होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच इज द मिरर इज अ पार्ट। तो वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसका दर्पण का एक भाग होता है। क्लियर हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। जैसे कि ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये जो लाइन बड़ी सी रहती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जो यहाँ से पोल से होकर जाती है, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है। तो क्लियर हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस यानी कि मुख्य फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस
वेयर रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आर अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा क्या फोकस है और जब कोई लाइट किसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसके पैरेलल कोई लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से ही जाएगी। आपको याद रखना है, ये पॉइंट सभी आपको याद रखने हैं, इससे न्यूमेरिकल आपको बनते हैं, न्यूमेरिकल लगाने में आसानी होती है। तो याद हो गया प्रिंसिपल फोकस। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई अगर कोई सर्किल है, इसका ये सेंटर है, तो सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्लियर हो गया। और फोकल लेंथ क्या होती है, तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। क्लियर हो गया। यानी कि प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना है, एफ इक्वल टू होता है r/2। ये रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, या r इक्वल टू 2f_v आप यहाँ से बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, एक एक इमेज यहाँ से आपको बनाना पड़ेगा, एग्जाम में आपसे इमेज यहाँ से पूछी जाती है। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी हो। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन बीच से होकर गई है क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये मिड पॉइंट क्या है, पोल है, और ये क्या हमारा प्रिंसिपल फोकस है, और ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी हमने आपको क्या बताया कि जब कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से ही होकर के जाएगी। इसी तरह से ये वाली लाइट भी कहाँ जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, और ये टकराने के बाद ये भी लाइट कहाँ से होकर जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो हमारा इमेज बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, एट फोकस पे बन रहा है। कैसा बन रहा है, एकदम पॉइंट साइड सा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। क्लियर हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुई है, नेचर ऑफ इमेज। तो जब हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी तो हमारा इमेज जो बनेगा एट फोकस पे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, हाईली डायमिनिश्ड बनेगा। क्लियर हो गया। हमेशा पहली बात ये रियल बनेगा, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनेगा, और हाईली डायमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा बनेगा, एकदम पॉइंट साइज का बनेगा। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब सी से थोड़ा सा पीछे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो इमेज कहाँ बनता है। पहला इनफाइनाइट था तो पॉइंट एफ पे बना था, और अब की बार सी के थोड़ा पास मिला है तो ऑब्जेक्ट भी हमारा इधर चलेगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इस साइड लाएंगे इमेज हमारा इस साइड को चलता चला जाएगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी से थोड़ा परे होगा तो जो हमारा इमेज बनेगा बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच पे ये जो लाइन है हमारा क्या है, इमेज को शो कर रही है। तो यहाँ पे इमेज बन रहा है कहाँ है, सी और एफ के बीच में है इमेज, रियल है, और इन्वर्टेड यहाँ पे देख सकते हैं आप, उल्टी इमेज बन रही है, और डायमिनिश्ड यानी कि वस्तु से छोटी इमेज बन रही है। तो क्लियर हो गया। अभी हम आपको एक बार पूरा रिवीजन करा देंगे ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, एट सी पे रख रहे हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, आपको एग्जाम में डायरेक्ट केवल इतना दिया रहेगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी या एट इन्फिनिटी, या तो कुछ भी आपसे देगा, बस एक इमेज आपसे पूछ लेगा। तो जब हम ऑब्जेक्ट को सी पे रख दे रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दे रहे हैं, तो हमारा जो इमेज बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जा रहा है। और कैसा बनेगा, हमेशा रियल बनेगा, और इन्वर्टेड बन रहा है। आप देख पा रहे हैं सेम साइज का बन रहा है, यानी कि जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतनी बड़ी इमेज होगी। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि डायरेक्ट कि कॉनकेव मिरर में कब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज की बनती हैं। तो आप ऐसा बताएंगे जब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं तो। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, मतलब जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो कहाँ पे इमेज बनती है। तो बियॉन्ड सी मतलब सी से थोड़ा पीछे बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और इनलार्ज बनती है, मतलब थोड़ा सा बड़ी बन जाती है। ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है। जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच को रखा ही ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, और इनलार्ज बनी। क्लियर हो गया। व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, जब हम ऑब्जेक्ट को एफ पे रखेंगे तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी पे बनेगी, रियल बनेगी,
इन्वर्टेड बनेगी और हाईली इनलार्ज बनेगी, यानी कि बहुत बड़ी बनेगी। आप देख पा रहे होंगे ये लाइट ऐसे चली जा रही है, पता नहीं कब जा कर के ये आपस में मीट होगी और जहाँ पे मीट होंगी वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। तो आप बता सकते हैं हाईली इनलार्ज यानी कि बहुत बड़ी इमेज बनेगी, पता नहीं कितनी बड़ी बनेगी, क्योंकि ये एट इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी पे जाके बन रही है। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि प्रिंसिपल फोकस और पोल, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हैं तब इमेज हमारी कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, अभी तक जितनी इमेज बनी थी रियल बनी थी, और जैसे हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल और फोकस और पोल के बीच में रखा तो हमारी जो इमेज बनी कैसे बनी, वर्चुअल बनने लगी। और कैसे बनी, सीधी बनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीधी इमेज है, और इन लार्ज यानी कि बहुत बड़ी बनी। क्लियर हो गया। टोटल 6 इमेज है, 6 के 6 इमेज आपको याद रखना है। कैसे, आप देख सकते हैं, यानी कि जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे रखा, तो हमारी इमेज कहाँ बन रही थी, प्रिंसिपल फोकस पे बन रही थी, एकदम पॉइंट साइज की बन रही थी, रियल बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी। और जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा तो हमारी इमेज जो बनी थी प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी थी। आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी थी। फिर जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, सेम साइज की बनी। और जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ एंड सी यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा तो ऑब्जेक्ट हमारा कैसी इमेज बनी, बियॉन्ड सी बनी, और यानी कि सी के पीछे बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी और इन लार्ज यानी कि बड़ी बनी, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी। फिर जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को एट एफ पे रखा तो इमेज जो बनी इन्फिनिटी पे बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी और हाईली इनलार्ज बनी। और जब हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा तो इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर पीछे बनी, वर्चुअल बनी और इरेक्ट बनी है और इनलार्ज बनी है। ये 6 के 6 केसेस आपको याद रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अब बात करते हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग, इसे सेविंग मिरर भी कहते हैं। प्रोड्यूस्ड अ मैग्नीफाइड इमेज फॉर इजी सेविंग, मतलब दाढ़ी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डेंटिस्ट मिरर भी उसे बोलते हैं। डॉक्टर यानी कि चिकित्सक दांतों के इलाज के लिए इसका उपयोग करते हैं। और व्हीकल हेडलाइट्स यानी कि वाहनों की हेडलाइट के लिए इसका यूज करते हैं। टार्च रिफ्लेक्टर के रूप में कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। सोलर फर्नेस के रूप में इसका यूज करते हैं। सर्च लाइट के रूप में कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो ये सभी के सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। पिछले साल आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो आइए देखते हैं। इसमें 2 टाइप की इमेज बनती है। पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, इन्फिनिटी पे रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, तो आपको पता है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आएगी तो टकरा करके उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। और जब इस साइड लाइट को ले जाएंगे तो ये वर्चुअल जाएगी। यहाँ पे देखिएगा डैश करके दिखाया गया है। फिर दूसरी लाइट हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गई तो ये भी टकरा करके क्या हो गई, वापस लौट आई। और जब हमने इसको आगे बढ़ाया तो वर्चुअल इमेज बन रही कहाँ पे, एट फोकस पे बन रही है। तो कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल बन रही है, एट फोकस पे बन रही है, इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज बन रही है, डैमनिस्ट यानी कि वस्तु से छोटी इमेज बन रही है, और बिहाइंड द मिरर यानी कि दर्पण के पीछे बन रही है। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, 2 ही है तो बहुत आसानी से याद आ जाएगा। दूसरा है व्हेन ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। पहला तो इन्फिनिटी पे रखे हैं तो कहाँ पे इमेज बनी थी, एट फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस पे बनी थी। और जब हम फाइनाइट डिस्टेंस यानी कि कहीं पे भी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हैं तो इमेज कहाँ पे बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, इरेक्ट बनेगी, डैमनिस्ट बनेगी। बिटवीन पी एंड एफ यानी कि पोल और फोकल लेंथ के बीच पे इमेज बनेगी। बिहाइंड द मिरर यानी कि मिरर के पीछे बनेगी। तो ये दोनों केस आपको याद रखना है। कॉन्वेक्स मिरर में हमने क्या पढ़ा, पहला कि जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो उसकी इमेज जो बनेगी एट फोकस यानी कि फोकस पे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डैमनिस्ट बनेगी। फिर दूसरा हमने ये पढ़ा कि जब हम ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस यानी कि पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी रख दे रहे हैं तो उसकी इमेज जो बनेगी वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, डैमनिस्ट बनेगी और बिटवीन पी एंड एफ यानी कि पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगी। तो ये भी आपको आसानी से याद हो गया।
अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो रियर व्यू मिरर देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। आप देख रहे होंगे कार में आपके लगाया जाता है, या वाहन के साइड व्यू मिरर देखने के लिए वाहनों में लगाया जाता है। सिक्योरिटी मिरर भी आप इसे बोलते हैं। आप दुकान में मतलब का आप शॉपिंग मॉल में जाते छोटा सा इतना बड़ा लगा देते हैं, वो गोला सा रहता है, उभरा हुआ रहता है, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को क्या करता है, दिखा देता है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को क्या करता है, छोटी करके दिखाई देता है। और इसे रोड सेफ्टी मिरर भी बोल देते हैं, रोड सेफ्टी मिरर बोल देते हैं। एटीएम पब्लिक प्लेसेस मतलब एटीएम में देखते हैं छोटा सा लगा रहता है। और क्लियर हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मिरर फार्मूला और कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। मिरर फार्मूला और साइन, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि कॉनकेव मिरर में किस किस की वैल्यू माइनस में रहती है, किस की वैल्यू प्लस में रहती है, तो आप UVFW में आप पहले यहाँ पे देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में रहता है, फोकल लेंथ माइनस में रहता है, इमेज डिस्टेंस माइनस में रहता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये चार चीज़ें ज़्यादा तक मतलब फार्मूले में यूज की जाती हैं। तो ये सभी के सभी किसमें, माइनस में हैं। बस पॉजिटिव वाले को आपको याद रखना है, कौन कौन पॉजिटिव रहता है। अगर कहीं इमेज वर्चुअल इमेज बनती है तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। और अगर कहीं पॉजिटिव मतलब हाइट जो है इमेज की पॉजिटिव है, यानी कि वर्चुअल इमेज बन रही है और हाइट क्या ली जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि जहाँ कहीं भी वर्चुअल इमेज बनेगी तो कॉनकेव मिरर में उसकी इमेज की हाइट या इमेज डिस्टेंस कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। बाकी आप याद रखिए कि कॉनकेव मिरर में सभी की सभी वैल्यू निगेटिव होती है, ऐसे याद कर लीजिए। फिर आप याद कर लीजिए कॉन्वेक्स में केवल U की वैल्यू निगेटिव होती है, बाकी सभी की सभी पॉजिटिव होती है। क्लियर हो गया। केवल U यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू निगेटिव होती है, बाकी सभी की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि इमेज डिस्टेंस को स्मॉल v से, फोकल लेंथ को स्मॉल f से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से, इमेज हाइट को hi से। क्लियर हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, कॉनकेव मिरर में सभी की सभी वैल्यू माइनस में रहती है, केवल वर्चुअल इमेज जहाँ पे बनती है वहाँ पे केवल पॉजिटिव रहेगी। और इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में हमने पढ़ा कि केवल U की वैल्यू माइनस में, बाकी सभी पॉजिटिव रहती है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला आपको याद रखना है 1/f = 1/v + 1/u। तो यह क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ से आपको याद रखना है। और लीनियर मैग्नीफिकेशन यानी कि मैग्नीफिकेशन फार्मूला क्या होता है, तो m = hi/h0। कहीं कहीं पे आपको लिखा रहता है h'/h, तो आपको कोई कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो m = hi/h0 या -v/u होता है। m क्या है, मैग्नीफिकेशन है, hi क्या है, इमेज हाइट, इमेज है, और h0 क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट है, और v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। रिलेशन बिटवीन स्मॉल f एंड कैपिटल R। तो f = हमने आपको क्या बताया था, स्मॉल f = r/2। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो r2 × f यानी कि 2f हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्लियर हो गया। स्मॉल m क्या है, लीनियर मैग्नीफिकेशन है, hi क्या है, हाइट ऑफ इमेज, h0 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बस यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है और ये आपका एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। m की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट जब वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज बनता है, और m की वैल्यू निगेटिव रहती है जब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। अगर m की वैल्यू मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पे इमेज कैसे बनेगा, इमेज इन लार्ज बनेगा, यानी कि बहुत बड़ा बनेगा। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी तो इमेज डायनिस्ट बनेगी। m की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो इमेज साइज ऑफ इमेज के बराबर होगी। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, f = स्मॉल f = r/2। तो इसी प्रकार इसी के साथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये चैप्टर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका एकदम से कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट करने के बाद हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, 2 चैप्टर को कंबाइन करके एक चैप्टर बनाया गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।